साथियों नमस्कार। आरएलवी क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत। आज हम 1857 की क्रांति राजस्थान के संदर्भ में पार्ट 3 के बारे में विस्तार से चर्चा करने जा रहे हैं। आप वीडियो को लास्ट तक अवश्य देखें। दोस्तों की पूर्व के वीडियो के अंदर हमने सैनिक छावनियाँ, वहाँ तत्कालीन शासक इत्यादि के बारे में गहराई से जानकारी प्राप्त की है। अगर आपने हमारा वो वीडियोज नहीं देखा है तो आप अवश्य देखें। अब आज सबसे पहले यही बात करेंगे कि 1857 की क्रांति के अंदर राजस्थान के अंदर सबसे पहले बिगुल कहाँ बजा था। दोस्तों 1857 की क्रांति राजस्थान के अंदर 28 मई 1857 को नसीराबाद की छावनी से शुरू हुई। नसीराबाद ये अपने अजमेर जिले के अंदर स्थित है और यहीं सैनिक छावनी के अंदर इस क्रांति की जो ज्वाला है वो भड़क उठी और उसके पीछे कारण भी बहुत से मौजूद थे जो आपसे छुपे हुए नहीं है। तो सबसे पहली बात नसीराबाद की क्रांति और तिथि। तो तिथि आपसे अगर पूछा जाता है दोस्तों तो 28 मई 1857। दूसरी बात है यहाँ का जो प्रमुख अंग्रेज अधिकारी कौन था छावनी का, तो आपका उत्तर होना चाहिए मिस्टर प्रीचार्ड। दूसरी बात, जब यहाँ पर विद्रोह हो गया था तो उस विद्रोह के दौरान वहाँ पर कौन कौन से सैन्य अधिकारी मारे गए, तो सबसे पहले जो नाम आता है, एक आता है कर्नल न्यूबरी, दूसरा आता है स्पॉटीवुड, यह भी इसके दौरान मारा गया था, और मिस्टर पेनी का रास्ते के अंदर दिल का दौरा पड़ने से इनकी मृत्यु हो गई थी। यानी पेनी का संबंध आप पेन से ले लेना कि पेन कहाँ पर हुआ था, हृदय के अंदर हुआ था। तो हृदय के अंदर होते ही क्या होता है साहब, वो आदमी खत्म हो जाता है। तो पेनी इनकी यहाँ पर मृत्यु हो गई थी और इन 4 सैन्य अधिकारियों के अलावा और कोई खून खराबा इस छावनी के अंदर नहीं हुआ था दोस्तों। इसके बाद में यहाँ से सैनिक निकल करके वो दिल्ली की तरफ कूच कर गए। उससे पूर्व हम ये बात जानने का भी प्रयास करेंगे कि नसीराबाद की छावनी के अंदर किस दल के सैनिकों ने ये विद्रोह किया था। तो दोस्तों आपका ध्यान होना चाहिए 15वीं बंगाल इन्फेंट्री के सैनिकों ने यहाँ पर विद्रोह कर दिया था। और इस समय दोस्तों यहाँ पर 30वीं बंगाल इन्फेंट्री भी मौजूद थी। कौन सी थी? 30वीं बंगाल इन्फेंट्री भी मौजूद थी, क्योंकि 10 मई 1857 को मेरठ के अंदर जब क्रांति हुई थी तो अंग्रेजों को ये भय था कि कहीं यहाँ पर भी ये क्रांति न कर दे। तो अंग्रेजों ने इन 15वीं और 30वीं इन्फेंट्री के ऊपर अविश्वास जता दिया, जिसका सैनिकों को इस बात का पता चल गया। तो इन्होंने अजमेर के शस्त्रागार से इस सैनिक दल को हटा करके नसीराबाद भेज दिया, जिसके कारण हमारे स्थानीय सैनिकों के अंदर असंतोष की लहर छा गई और उनको ये लग गया कि जो अंग्रेज ये षड्यंत्र रच रहे हैं वो सब हमारे अपनों को और हमें मारने के लिए कर रहे हैं। तो उनके अंदर ये विद्रोह की आग भड़क गई और 28 मई को इस क्रांति का बिगुल बजा दिया। इसी के साथ एक चीज़ और भी है कि भाई 15वीं बंगाल इन्फेंट्री और 30वीं बंगाल इन्फेंट्री जब मौजूद थी तो यहाँ पर बॉम्बे लांसर्स एक अंग्रेजी टुकड़ी थी जिसके सैनिकों को यहाँ पर तैनात कर दिया। तो इसी अविश्वास की वजह से इन सैनिकों ने विद्रोह कर दिया, जिसके परिणाम स्वरूप ये 4 सैन्य अधिकारी मारे गए और क्रांतिकारियों ने नसीराबाद की छावनी को खूब लूटा और फिर वो दिल्ली की तरफ कूच कर गए। अब साहब दूसरी जो बात आती है हमारे सामने वो आती है नीमच की। किसकी आती है दोस्तों? नीमच वर्तमान में तो मध्य प्रदेश के अंदर स्थित है, लेकिन उस समय एक सैनिक संधियों के हिसाब से समझो चाहे शांति के हिसाब से समझो तो उसका भी राजस्थान के जो पॉलिटिकल एजेंट है उनका इनके ऊपर नियंत्रण था और जब चाहते थे तब उन सैनिकों को वो काम में ले सकते थे। तो दोस्तों जब नसीराबाद की क्रांति हुई तो इसके पश्चात इसकी आग की लपटें नसीराबाद तक भी पहुंचने में कोई ज़्यादा देर नहीं लगी। तो नीमच के अंदर ये क्रांति दोस्तों 3 जून 1857 के दिन वहाँ पर भी क्रांति का बिगुल बजा दिया। और उस समय वहाँ का जो एक अंग्रेज अधिकारी ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों कि अंग्रेज अधिकारी कौन था। तो दोस्तों लिखना है कि उस समय का जो तत्कालीन अंग्रेज अधिकारी था मिस्टर एबॉट। कौन था भाई? एबॉट वहाँ का अंग्रेज अधिकारी था और उसने
भारतीय सैनिकों को, जो चाहे हिंदू थे या मुस्लिम थे, उनको उसने धार्मिक ग्रंथों के हिसाब से शपथ दिलाई कि वो हमेशा के लिए अंग्रेजी साम्राज्य और अंग्रेजों के वफादार बने रहेंगे, और खुद भी बाइबल हाथ में लेकर उसने शपथ लेनी शुरू कर दी। तो वहाँ के तत्कालीन जो सैनिक थे दोस्तों उस समय, एक तो मिस्टर मोहम्मद अली बेग, तो इसने कुरान को हाथ में लेकर शपथ नहीं ली कि मैं किसी प्रकार की शपथ नहीं लूंगा। तो एबॉट ने कारण पूछा, तो इसने कहा कि जब आपने अवध के अंदर भी इसी प्रकार की एक धार्मिक ग्रंथ को हाथ में लेकर के शपथ ली, क्या आपने उस शपथ का पालन किया? तो एबॉट इस बात का उत्तर नहीं दे पाया। तो मोहम्मद अली बेग तिलमिला गया और उसने क्रांति शुरू कर दी। मोहम्मद अली बेग के साथ में एक नाम और भी था, हीरालाल। तो हीरालाल या कहीं पर हीर सिंह भी लिखा हुआ मिलता है। तो ये भी नीमच क्रांति से ही संबंधित एक प्रमुख क्रांतिकारी था, और इसने भी यहाँ पर बिगुल फूंक दिया। यहाँ के क्रांतिकारियों ने उस नीमच की छावनी को तहस नहस कर दिया, लूट लिया। शस्त्रागार पर भी इन्होंने अतिक्रमण कर लिया, और ये इसके पश्चात दिल्ली की तरफ कूच करने लग गए, क्योंकि यहाँ से जीत के पश्चात यहाँ के सैनिक शाहपुरा आए, शाहपुरा से फिर टोंक आए, टोंक से फिर देवली गए, और देवली से फिर ये आगरा होते हुए दिल्ली तक पहुंच गए। लेकिन पीछे अंग्रेजों की सेना खा पी करके पड़ी हुई थी, और उस सेना ने 8 यानी 3 जून के पश्चात 8 जून 1857 को अंग्रेजी सेना ने पुनः नीमच पर अधिकार कर लिया दोस्तों। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि क्रांतिकारी तो यहाँ से निकल गए, लेकिन पीछे इस बात को संभालने वाला कोई नहीं था। तो अंग्रेजों ने इसका फायदा उठाया, और राजा महाराजाओं की सहायता से इन्होंने पुनः वहां पर सेना भेज करके अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया। तो दोस्तों ये थी नीमच क्रांति की बात। आप चाहें तो एक इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब दोस्तों तीसरा स्थान आता है, और वो स्थान है दोस्तों एरिनपुरा और औवा। इनका संबंध वर्तमान पाली जिले से है, क्योंकि मारवाड़ के तत्कालीन शासक उस समय तखत सिंह जी थे, और वहां पर पॉलिटिकल एजेंट मैकमोसन थे। और यहाँ पर एरिनपुरा के अंदर भी 1857 की क्रांति की आग की लपटें यहाँ पर भी पहुंच गई थी, और यहाँ पर एरिनपुरा के अंदर यहाँ के जो जोधपुर लीजन के जो सैनिक थे, इन्होंने विद्रोह कर लिया। अब विद्रोह के पीछे अनेक कारण थे, लेकिन दोस्तों जो महत्वपूर्ण कारण था वो था भाई चर्बी लगे कारतूस, है ना। लेकिन इन विस्तार से हम इन बातों को आगे भी चर्चा करते रहेंगे, लेकिन इससे पूर्व ये जानने का प्रयास करेंगे कि एरिनपुरा के अंदर जो सैनिक छावनी स्थित थी, यहाँ पर जोधपुर लीजन के जो सैनिक थे, इन्होंने विद्रोह कब किया। तो दोस्तों ये जोधपुर, ये एरिनपुरा है, इस स्थान को आप ध्यान में रखें। दूसरी बात, यहाँ पर जो तिथि थी वो थी साहब 21 अगस्त 1857 को यहाँ विद्रोह हुआ। यहाँ पर विद्रोह हुआ दोस्तों, तो यहाँ पर तत्कालीन जो पॉलिटिकल एजेंट थे, कौन थे आपको याद रखना है, पॉलिटिकल एजेंट थे मैकमोसन। कौन थे? मैकमोसन। तो मैकमोसन ने तखत सिंह जी से सैन्य सहायता मांगी कि इस विद्रोह को यैन कैन प्रकरण दबाना है। अब यहाँ से इन क्रांतिकारियों ने छावनी को लूटा, और लूटने के पश्चात दिल्ली की तरफ आगे बढ़े। तो बीच के अंदर एक गांव आता है औवा। तो सैनिक आगे बढ़ रहे थे, तो यहाँ पर औवा के ठाकुर कुशाल सिंह जी ने, कौन थे? कुशाल सिंह जी चांपावार। यह आपको दोस्तों ध्यान रखना है। और इन ठाकुर साहब की ना तो अंग्रेजों से पड़ती थी और ना तत्कालीन शासक तखत सिंह जी से पड़ती थी, क्योंकि ये खुद एक स्वतंत्रता प्रेमी थे, और स्वतंत्रता के आगे किसी प्रकार का समझौता करने वाले शासकों में से नहीं थे। ये स्वतंत्र ही रहना चाहते थे। वो सैनिक जब खैरवा नामक गांव के पास आए, तो खैरवा पाली के अंदर एक गांव है, और ये भी एक चर्चित गांव है। तो खैरवा के अंदर क्रांतिकारियों से कुशाल सिंह जी मिले, इन्होंने इनका स्वागत किया, आवभगत की, और अपनी तरफ से सहायता दी। इसके पश्चात में जब जोधपुर की फौज ने औवा के ऊपर भी आक्रमण कर दिया, तो उस समय तत्कालीन एजेंट मिस्टर मैकमोसन थे, और हीथकोट उस समय सैन्य अधिकारी था। हीथकोट ने
8 सितंबर 1857 को इसने आउवा के अंदर क्रांतिकारियों के विरुद्ध युद्ध का घोष कर दिया। और एक बिठूड़ा नामक स्थान है, बिठूड़ा आउवा के पास में छोटा सा गांव है, और वहां की गौचर के अंदर ये युद्ध हुआ था अंग्रेजों की तरफ। और तखत सिंह जी की राजकीय सेना के साथ में मिस्टर हीथकोट थे, और इधर ठाकुर कुशाल सिंह जी इनके साथ में और भी छोटे मोटे आसपास के सामंत जागीरदार भी थे जिनकी सेनाओं ने हिस्सा लिया। और इस युद्ध के अंदर जोधपुर की तरफ से कुशल राज सिंह भी एक प्रमुख सैन्य अधिकारी था, और ओनाड सिंह वो भी एक सेनापति था। तो उसने इस युद्ध को लड़ा। तो बिठूड़ा के युद्ध के अंदर इस कुशल राज सिंह भी को तो भाग करके जान बचानी पड़ी, और ओनाड सिंह वहां पर मारा गया। कब मारा गया? 8 सितंबर 1857 को। और इस युद्ध के अंदर ठाकुर कुशाल सिंह जी की विजय हुई, और यहाँ पर अंग्रेजों का जो भी शस्त्रागार थी, तोपें थी इत्यादि के ऊपर इनका अधिकार हो गया। अब दोस्तों, अधिकार हो जाने के पश्चात अंग्रेज कौन से चुप बैठने वाले थे, और इन्होंने 8 सितंबर के पश्चात में दूसरी जो स्थिति बनती है जिसको हम चेलावास के युद्ध के नाम से जानते हैं, चेलावास का युद्ध। तो ये दोस्तों युद्ध 18 सितंबर को शुरू हुआ था। कब शुरू हुआ था? 18 सितंबर 1857 को शुरू हुआ था। और इस युद्ध के अंदर पॉलिटिकल एजेंट खुद अर्थात मैकमोसन आया। कौन आया भाई? मैकमोसन। और युद्ध शुरू हुआ, और इस युद्ध के अंदर फिर कुशाल सिंह जी की सेना विजय हुई, और मैकमोसन इस युद्ध के अंदर मारा गया। मैकमोसन मारा गया दोस्तों, ये आपको याद रखना है। और इस चेलावास के युद्ध को काले और गोरों के युद्ध के नाम से भी जाना जाता है, इस नाम से भी इसको जाना जाता है, और ये एक इतिहास प्रसिद्ध युद्ध था। अब दोस्तों, ये युद्ध होने के पश्चात फिर अंग्रेज चुप कहाँ बैठने वाले थे, तो यानी एजीजी पैट्रिक लॉरेंस उस समय थे, और लॉर्ड कैनिंग तत्कालीन वाइसराय थे। तो इन्होंने अपनी सूझबूझ से नसीराबाद और पालनपुर बटालियन को यहाँ पर युद्ध के लिए भेजा। किसको भेजा भाई? पालनपुर से सेना बुलाई, और अजमेर से भी इन्होंने सेना बुलाई। अजमेर वही आपका नसीराबाद। और फिर जनवरी 58 यानी 20 जनवरी 1858 को इन्होंने आउवा के ऊपर विशाल सेना ने धावा बोल दिया, और इस समय कुशाल सिंह जी की सेना टिक नहीं पाई, और कुशाल सिंह जी को युद्ध स्थल छोड़ना पड़ा, और वे भाग करके सलूम्बर चले गए। उस समय सलूम्बर मेवाड़ का एक प्रथम श्रेणी का भी ठिकाना था, वहां पर इन्होंने जाकर के शरण ली। कुछ दिन तक ये कोठारिया के जोध सिंह जी के पास में भी रहे, कोठारिया ठाकुर। दोस्तों, इससे पूर्व में एक बात आपको और भी बताना पसंद करूंगा कि उस समय सलूम्बर के जो ठाकुर थे रावत केसरी सिंह, यानी रावत केसरी सिंह के पास भी ये गए। और दूसरी बात मैं ये भी बताना पसंद करूंगा साहब कि कोठारिया ठाकुर जोध सिंह इतिहास के अंदर इनका नाम अगर स्वर्णिम अंकों के अंदर अंकित है, और इन्होंने कई क्रांतिकारियों की सहायता की, क्योंकि स्वतंत्रता प्रेमी थे, किसी से कोई प्रकार का भय ये नहीं रखते थे, क्योंकि नाना साहब और उसके परिवार को भी इन्होंने शरण दी थी साहब 1857 की क्रांति के समय। तो बहुत ही उदारवादी, नेक दिल और स्वतंत्रता प्रेमी थे, और इनका नाम आज भी इतिहास जगत के अंदर बड़े सम्मान और आदर के साथ लिया जाता है, क्योंकि ये उन ऐसे वैसे ठाकुरों या राजाओं में से नहीं थे जो अंग्रेजों के अपने आप को गुलाम कर लिया, अपने आप को अधीन कर लिया, तो उनमें से ये नहीं थे। तो इन्होंने भी हमारे जो प्रमुख स्वतंत्रता प्रेमी थे कुशाल सिंह जी चांपावत जी का इन्होंने बहुत ही आदर सत्कार किया, और इस संकट की घड़ी में अपने पास में रखा। और दोस्तों 1860 को, कब? 1860 के अंदर कुशाल सिंह जी चांपावत ने आत्मसमर्पण कर लिया भाई। अब समर्पण कर लिया तो अंग्रेज कहाँ चुप बैठने वाले थे, तो इन्होंने मिस्टर या मेजर ट्रेलर की अध्यक्षता के अंदर एक आयोग बिठाया, और इसकी जांच की गई, और नवंबर 1858 को कुशाल सिंह जी को रिहा कर दिया। इस प्रकार से ये
आहुआ की क्रांति भी अंग्रेजों ने इस तरीके से इसको व्यवस्थित रूप से दबा दिया। अब आप चाहें तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। दोस्तों, 1857 की क्रांति की ज्वाला से कोटा भी अछूता नहीं रहा। लेकिन इससे पूर्व एक बात कि भाई हमने एरिनपुरा के बारे में अभी जानकारी प्राप्त की थी, और इसके अंदर जब सैनिक दिल्ली की तरफ कूच कर रहे थे तो उन्होंने मारो फिरंगी चलो दिल्ली का नारा दिया था। अर्थात दिल्ली चलो और मारो फिरंगी का नारा किस क्रांतिकारी संगठन ने दिया था? तो दोस्तों वो था अपने आहुआ के क्रांतिकारियों ने, अर्थात जोधपुर लीजन के सैनिकों ने ये नारा दिया था। यह भी परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, तो आप इसको भी जाने जरूर। अब हम करते हैं साहब कोटा। कोटा को कौन नहीं जानता भाई? कोटा के अंदर भी 1857 की क्रांति की ज्वाला फैली, और इस क्रांति का जो नेतृत्व था जयदयाल और मेहराब खान ने किया था, और वहां के तत्कालीन शासक राम सिंह थे। दोस्तों, कोटा का विद्रोह कब शुरू हुआ? तो दोस्तों आपको तिथि याद रखनी है, 10 अक्टूबर 1857। किसके सानिध्य में शुरू हुई थी? तो आपको याद रखना साहब कि जयदयाल व मेहराब खान, ये यहाँ पर सरकारी कर्मचारी थे भाई। और वहाँ के तत्कालीन शासक कौन थे? क्योंकि ये भी कई बार परीक्षा में पूछा जा सकता है, तत्कालीन शासक। तो आपको याद रखना है साहब कि वहाँ पर उस समय के तत्कालीन शासक राम सिंह जी थे। उस समय वहाँ का पॉलिटिकल एजेंट कौन था? तो आपको ये भी याद रखना है, पॉलिटिकल एजेंट मिस्टर बर्टन। अब जब यहाँ पर क्रांति हुई थी, जिसका एक ही कारण था कि मिस्टर बर्टन ने वहाँ के तत्कालीन शासक महाराव राम सिंह को 1857 की क्रांति के संदर्भ में कान भरने शुरू कर दिए, और कुछ एक अधिकारियों का नाम लिए बगैर उनसे कहा कि आप तुरंत प्रभाव से इनको इनके पद से हटा दिया जाए और इनको अंग्रेजों को सौंप दिया जाए, जिससे अंग्रेजी सरकार इनको दंड दे सके और सुधार सके। इस बात की भनक जब इन जयदयाल, मेहराब खान और अन्य छोटे मोटे अधिकारी को जब इस बात का पता चला, तो इन्होंने वहां पर क्रांति का बिगुल बजा दिया। और जब ये क्रांति शुरू हुई थी तो यहाँ का जो पॉलिटिकल एजेंट था बर्टन, तो बर्टन की भी हत्या कर ली गई। बर्टन मारा गया, इसके 2 पुत्र भी मारे गए, और एक डॉक्टर थे मिस्टर सैडलर कॉटम। और दोस्तों, क्रांतिकारियों ने वहां पर सरकारी ऑफिस, किले और दरबार के अंदर इन्होंने कब्जा कर लिया, और ये कब्जा दोस्तों 6 माह तक बना रहा। और क्रांतिकारियों ने वहां के तत्कालीन शासक राम सिंह जी को नजरबंद कर दिया, और यहाँ के शासक राम सिंह द्वितीय थे। और 22 मार्च 1858 के समय महाराव राम सिंह, जब 22 मार्च 1858 को जनरल रॉबर्ट्स एक अंग्रेज अधिकारी था, उसने कोटा के ऊपर आक्रमण कर दिया। तो यहाँ से क्रांतिकारियों को शहर को छोड़ना पड़ा। थोड़े ही समय बाद में इन क्रांतिकारियों को पकड़ लिया गया, तो जयदयाल को तोप से उड़ा दिया गया, और मेहराब खां को सरेआम नीम के पेड़ के नीचे लटका करके इनको फांसी दे दी गई। अब दोस्तों, यहाँ पर क्रांति की जो ज्वाला थी वो सबसे ज़्यादा भड़की, क्योंकि यहाँ के लोगों का महाराजा और अंग्रेजों के प्रति भयंकर आक्रोश था। दोस्तों, तो 30 मार्च 1858 को अंग्रेजों का पुनः कोटा पर अधिकार हो गया। तो ये दोस्तों अपने आप में बहुत ही बड़ी बात थी, क्योंकि क्रांति एक समय साथ में शुरू नहीं हुई, तो अंग्रेजों को समझने का पर्याप्त मौका मिला, और इस तरीके से कोटा को पुनः अपने अधीन कर लिया। क्योंकि यहाँ पर दोस्तों करौली की सेना ने भी इस क्रांतिकारियों को दबाने के अंदर सहयोग किया था, और फिर दूसरी बात, अंग्रेज भी अपनी सेना लेकर के आ गए, तो इसके समस्त क्रांतिकारी नहीं टिक पाए। अब इसी के संदर्भ में हम आगे धौलपुर और भरतपुर के बारे में बात करेंगे, क्योंकि इन रियासतों के अंदर भी क्रांतिकारियों ने अपना बिगुल बजाया था, और यहाँ पर भी स्थिति कुछ ठीक नहीं थी। दोस्तों, फिर ये क्रांति की आग धौलपुर तक भी पहुंची, और धौलपुर के अंदर राव रामचंद्र और हीरालाल के नेतृत्व में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया गया, और यहाँ पर विद्रोह का आगाज किया गया। इसी के पश्चात
भरतपुर भी इसे अछूता नहीं रहा और भरतपुर के अंदर उसमें तत्कालीन पॉलिटिकल एजेंट मिस्टर मॉरिसन थे। तो यहाँ के राजा ने स्थिति को भांपते हुए मॉरिसन से आग्रह किया कि आप तुरंत प्रभाव से भरतपुर को छोड़ दें, किसी प्रकार की आपको हानि हो सकती है। तो मॉरिसन को भरतपुर छोड़ना पड़ा, कारण क्योंकि दिल्ली जाने वाला रूट यही था और यहीं से होकर के क्रांतिकारी दिल्ली की तरफ कूच कर रहे थे। तो दोस्तों, कहने का तात्पर्य यही है कि इसके अंदर भरतपुर भी अछूता नहीं रहा। अब दोस्तों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया तो इसको लाइक करें, अगर किसी प्रकार की शंका हो तो कमेंट्स करें, और अगर आप हमारे चैनल पर बिल्कुल ही नए हैं तो आप इसको सब्सक्राइब अवश्य करें। मिलते हैं चौथे चरण के साथ बहुत जल्दी, तब तक के लिए नमस्कार।